तो बेसिकली जो हमारे पास कंस्ट्रेंट हुए वो क्या हुए, रिस्ट्रिक्शन हुई सिस्टम के ऊपर, जो हमने सिस्टम के ऊपर लगाई है कि सिस्टम के अंदर इस तरह से कोई कंडीशन होगी, उसी के अकॉर्डिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा पार्टिकल का वो होगा। तो हमने दो एग्जांपल इसमें ले रखे हैं कि जैसे मान लो हम लगा दें कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल सिस्टम के अंदर कांस्टेंट रहेंगे या टोटल एनर्जी सिस्टम की कांस्टेंट रहेगी, तो रिस्ट्रिक्शन इस तरह की आपकी हो सकती है। अब जैसे मान लो फॉर, जैसे हमने एग्जांपल लिया था एन पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन का दो बॉक्सेस में, तो हम उसके ऊपर भी कंडीशन लगा सकते हैं कि हम दो बॉल्स को फेंक रहे हैं, दो चैम्बर के अंदर हम दो पार्टिकल्स को थ्रो कर रहे हैं और वो पार्टिकल्स जाके उन चैम्बर्स के अंदर गिर रहे हैं। तो हम कंडीशन ये भी लगा सकते हैं कि कोई भी आपका चैम्बर खाली नहीं रहेगा। तो कोई भी चैम्बर आप अगर आपका खाली नहीं रहेगा तो उस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, ये भी एक कंडीशन लग गई। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जैसे आपने सपोज तीन पार्टिकल्स को थ्रो किया, तो एक तो केस था आपका तीनों पार्टिकल बॉक्स ए में चले जाएं, दूसरा केस था आपके पास कि तीनों पार्टिकल्स बॉक्स बी में चले जाएं। तो तीनों पार्टिकल या तो बॉक्स ए में जाएंगे या बॉक्स बी में जाएंगे। तो ये वाली जो कंडीशन थी, इस रिस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग ये वाले दो केसेस आपके क्या हो गए, रूल्ड आउट हो गए। ये केसेस एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ये केसेस एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया आपके पास कि आपके पास अब टोटल केसेस, टोटल माइक्रोस्टेट कितने बच गए इस केस में, केवल दो माइक्रोस्टेट बच गए कि या तो दो पार्टिकल एक बॉक्स में जाए, एक पार्टिकल एक बॉक्स में जाए, या पहले बॉक्स में एक पार्टिकल जाए, दूसरे में दो जाए। इस तरह की कंडीशन आपके पास क्या है, बच गई। अब उसके बाद आता है असेसिबल एंड इनएसेसिबल स्टेट। असेसिबल स्टेट्स क्या है कि जो जैसे आपने क्या किया, कंस्ट्रेंट लगा दिए किसी सिस्टम के ऊपर। अब कंस्ट्रेंट्स के लगाने के बाद जो स्टेट्स, दो इवेंट्स आपके एग्जिस्ट करेंगे उनको तो हम बोलेंगे असेसिबल स्टेट, और जो इवेंट्स आपके एग्जिस्ट नहीं करेंगे उन इवेंट्स को बोलेंगे हम इनएसेसिबल स्टेट। दैट मीन्स कि आपने कंडीशन लगा दी और वो कंडीशन लगने के बाद भी आपको एक पर्टिकुलर इवेंट मिल रहा है, तो वो बन गया असेसिबल। और वो कंडीशंस, वो रिस्ट्रिक्शन लगाने के बाद आपको, वो कंडीशन लगाने के बाद अगर आपको वो इवेंट नहीं मिल रहा तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनएसेसिबल स्टेट। जैसे अभी आपकी कंडीशन लग गई भी कि आप लोगों को कॉलेज में नहीं आना, आपको ऑनलाइन स्टडी करनी है। तो स्टडी तो आपकी अभी भी हो रही है, तो इसका मतलब स्टडी हो रही है, तो ये वाला स्टेट आपका एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन आप क्लास में नहीं जा सकते, ये आपका कंस्ट्रेंट हो गया। तो आप कॉलेज में नहीं जाओगे इस पीरियड में, तो वो वाला इनएसेसिबल स्टेट हो गया। स्टडी चल रही है, स्टडी पहले भी चल रही थी, स्टडी ये कंस्ट्रेंट लगने के बाद भी चल रही है कि आप कॉलेज में नहीं आओगे, ठीक है। लेकिन आप फिजिकली कॉलेज में अब प्रेजेंट नहीं हो सकते, आपका कॉलेज में जाना रिस्ट्रिक्टेड हो गया, आप वहाँ पे अब नहीं जा सकते, ठीक है, जब तक कंडीशन है। तो ये क्या हो गया, इनएसेसिबल स्टेट हो गया। अब उसके बाद जैसे हमने जो एग्जाम्पल पहले लिए थे कि जो पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन देखा था कि हमारे पास तीन पार्टिकल्स हैं ए बी सी, और दो कंपार्टमेंट्स में हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो क्या क्या माइक्रोस्टेट्स बने थे, 8 माइक्रोस्टेट बने थे, वो यहाँ पे दिखा रखे हैं कि माइक्रोस्टेट तो आपके बन गए 30 30 21 1203, और उसी के अकॉर्डिंग आपके उसके अंदर क्या बन गए, माइक्रोस्टेट्स बन गए। उसके अंदर माइक्रोस्टेट बन गए, टोटल माइक्रोस्टेट बने 8। फ्रीक्वेंसी सबकी लिख दी कि एक माइक्रोस्टेट में क्या फ्रीक्वेंसी या थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी है। पहले 30 वाले की 1 है, 21 वाले की 3 है, 12 वाले की 3 है, 03 वाले की 1 है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन एक्स्ट्रा नहीं लगा रखी, लेकिन अगर हम क्या कर दें, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दें, हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दें, इफ वी पुट द रिस्ट्रिक्शन दैट नो कंपार्टमेंट शुड रिमेन एम्प्टी, की कोई भी कंपार्टमेंट आपके पास खाली नहीं रहेगा। तो जो आपका मैक्रोस्टेट 30 था और जो मैक्रोस्टेट 03 था, अब ये मैक्रोस्टेट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। आपके इन इन कंडीशंस के बेसिस पे आपके पास केवल दो ही मैक्रोस्टेट एग्जिस्ट करेंगे, 21 एंड 12। तो ये वाले जो 21 और 12 अब इस कंस्ट्रेंट की लाइट में ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके असेसिबल स्टेट्स हो जाएंगे। और जो आपके अब एग्जिस्ट नहीं कर रहे वो क्या हो जाएंगे, इनएसेसिबल
स्टेट्स हो जाएंगे। तो अब टोटल माइक्रोस्टेट सिस्टम में कितने बच गए, 6 माइक्रोस्टेट बच गए जो पहले 8 होते थे। और मैक्रोस्टेट कितने बच गए, 2 बच गए जो पहले 4 होते थे। तो वो 2 जो बच गए वो तो है असेसिबल मैक्रोस्टेट, और जो रूल्ड आउट हो गए इस कंडीशन के लगाने के बाद, जो एग्जिस्ट अब नहीं करते, वो किस में चले जाएंगे, इनएसेसिबल मैक्रोस्टेट में चले जाएंगे। तो दीज आर असेसिबल एंड इनएसेसिबल मैक्रोस्टेट। तो अब जो प्रोबेबिलिटी बनी, अब प्रोबेबिलिटी जो बनी एक असेसिबल माइक्रोस्टेट या असेसिबल मैक्रोस्टेट की, तो वो प्रोबेबिलिटी किसके बेसिस पे बनेगी, जो बच चुके हैं। अब माइक्रोस्टेट कितने बने, 6 बचे हैं। तो एक माइक्रोस्टेट की, एक असेसिबल माइक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/6 बच गई अब। और जो इनएसेसिबल मैक्रोस्टेट या माइक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी कितनी बनी, इनएसेसिबल जो एग्जिस्ट नहीं करता, जो एग्जिस्ट करता ही नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई आपके पास, 0 हो गई। भाई जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो करेगा ही नहीं एग्जिस्ट, कंडीशन ने बिल्कुल रूल्ड आउट कर दिया उसको, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0 प्रोबेबिलिटी हो गई आपके पास। अब हम डिस्कस करें कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n पार्टिकल्स इन 2 बॉक्सेस ऑफ इक्वल साइज। अगर 2 बॉक्सेस हैं आपके पास इक्वल साइज के, और उसमें आप n पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, तो उन n पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन आप किस तरह से कर सकते हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ वेज है, ठीक है, आपके पास मान लो n पार्टिकल्स हैं, और उन n पार्टिकल्स को आप अरेंज करना चाहते हो। जैसे हमने कल भी देखा था कि हमारे पास मान लो सपोज सिस्टम कैसा है आपका, बाइनोमियल सिस्टम है, मतलब उसके अंदर 2 कंपार्टमेंट है। अगर 2 कंपार्टमेंट होंगे तो जितने पार्टिकल्स आएंगे, कितने वेज में हम उसको अरेंज कर सकते हैं, 2n वेज में उसको अरेंज कर सकते हैं। टोटल माइक्रोस्टेट कितने बनेंगे, 2n बनेंगे। ये हमने कल भी देखा था कि 2 अगर हमारे पार्टिकल है तो 2 4 माइक्रोस्टेट्स बन रहे थे। अगर 3 पार्टिकल्स हैं तो हमारे पास कितने बन रहे थे, 2 3 माइक्रोस्टेट्स बन रहे थे। अगर आपके पास 4 पार्टिकल्स हैं तो 2 4 माइक्रोस्टेट्स बन रहे थे। 5 है तो 2 5 माइक्रोस्टेट्स बन रहे थे। तो अगर n पार्टिकल है तो 2n माइक्रोस्टेट्स बनेंगे। और अगर आपके पास कंपार्टमेंट भी 2 की बजाय k कंपार्टमेंट है, k कोई भी एक नंबर हो सकता है, 1 भी, 2 भी, 4 भी, 6 भी, 8 भी, 10 भी, कितना भी हो सकता है। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बन जाएंगे, k⁻n वेज बन जाएंगे, ठीक है। तो अब हम जो केस कंसीडर करके चल रहे हैं, हम वो करके चल रहे हैं कि हमारे पास n पार्टिकल्स है, और उन n पार्टिकल्स को हमें कहाँ पे डालना है, 2 बॉक्सेस में डालना है, ठीक है। तो उन n पार्टिकल्स को अगर हम 2 बॉक्सेस में डालेंगे तो हमारे पास क्या बन गया यहाँ पे, फिर किस तरह से हम उसको अरेंज कर सकते हैं। n जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं 2 बॉक्सेस में डालने, सबसे पहले तो n पार्टिकल्स को हम आपस में किस तरह से अरेंज कर सकते हैं कि हमारे पास मान लो n पार्टिकल्स हैं, तो पहली पोजीशन पे हमारे पास एक पार्टिकल आ गया, ठीक है। दूसरी मान लो सपोज हमारे पास n पार्टिकल है, तो पहली पोजीशन को n में से, मतलब पहला जो पार्टिकल हम लेंगे n में से कोई भी चूज कर सकते हैं, तो उसको चूज करने के वेज टोटल कितने हो जाएंगे, n वेज हो जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा पार्टिकल, एक पार्टिकल हम निकाल चुके हैं, दूसरा पार्टिकल जो हमें निकालना है, अब हमारे पास बच कितने गए, n में से हमने एक निकाल लिया, और वो निकालने के तरीके हमारे पास n थे। अब हमारे पास पार्टिकल बच गए n-1। अब उन n-1 में से कोई भी हम एक निकाल सकते हैं। तो कितने तरीके से निकाल सकते हैं, n-1 तरीके से निकाल सकते हैं। तो पहला पार्टिकल निकाला, उसको n तरीके से हम चूज कर सकते थे कि सपोज आपके पास 10 पार्टिकल हैं, 10 में से आप कोई भी एक निकाल सकते हो, ठीक है। अब तरीके पहला भी निकाल सकते हो, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी, और इस तरह से 10वां भी। तो आप कितने तरीके से वो पार्टिकल चूज कर सकते थे, 10 तरीके से कर सकते थे। अब आपके पास एक पार्टिकल आपने निकाल लिया, अब आपके पास पार्टिकल बच के 9। अब उन 9 पार्टिकल्स में से आप किस तरीके से कर सकते हो, 10-1 9 तरीके से कोई भी चूज कर सकते हो। उसके बाद फिर अगला पार्टिकल 8 तरीके से कोई भी कर सकते हो। तो इसमें क्या हुआ आपके पास कि पहला पार्टिकल n तरीके से आप चूज कर सकते थे, दूसरा पार्टिकल n-1 तरीके से कर सकते थे, तीसरा पार्टिकल आप n-2 तरीके से कर सकते थे। ऐसे ही करते करते आप कितने तरीके तक पहुंच सकते थे, लास्ट में एक पार्टिकल बच गया, उसको चूज करने के कितने तरीके हैं, एक। ये तो हो गए अलग अलग पार्टिकल। अब इन सभी पार्टिकल्स को हम इकट्ठा करेंगे, भाई n तरीके से तो पहला,
n-1 से दूसरा, n-1 से n-2 से तीसरा, n-3 से चौथा, इस तरह से हम चूज कर रहे थे। तो हम आपस में अब इनके कॉम्बिनेशन कैसे की, जैसे पहले पार्टिकल को तो हमने क्या किया, जैसे पहले पार्टिकल को हमने पांचवा पार्टिकल निकाला, ठीक है, उसके कोरस्पोंडिंग हम फिर अगला n-1 निकालेंगे, ठीक है, समझ रहे हो ना बात। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास पार्टिकल हम निकालेंगे, नेक्स्ट पार्टिकल फिर हम क्या करेंगे, n-2 तरीके से निकालेंगे। तो हम जो टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे, टोटल अरेंजमेंट बनेगी, वो क्या बनेगी, n इंटू n-1 इंटू n-2 अप टू 1। तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, फैक्टोरियल n तरीके की, आपको आपके पास n पार्टिकल्स है, उन n पार्टिकल्स को आपको आपस में अरेंज करना है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको फैक्टोरियल n तरीके से अरेंज कर सकते हो। और फैक्टोरियल n को हम npn भी लिख सकते हैं। pn का मतलब भी फैक्टोरियल n हो गया, npn का मतलब क्या हो गया, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 0, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास फैक्टोरियल क्या, n। अब उसके बाद ये तो आपके हो गए टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। अब हमारे पास केस क्या है, हमारे पास केस है कि हमारे पास दो बॉक्सेस हैं, तो उसमें आपका मैक्रो स्टेट्स कितने बनेंगे कि या तो सभी पार्टिकल्स पहले बॉक्स में हो, n0 का केस बन गया, n-1 इंटू 1 का केस बन गया, n-2 इंटू 2 का केस बन गया, n-2 कोमा r का बन गया, या फिर 1 कोमा n-1 का बन गया, या 0 कोमा n का केस बन गया आपके पास। मतलब n0 का मतलब तो हो गया पहले सारे पार्टिकल पहले बॉक्स में, 0n का मतलब हो गया सारे पार्टिकल दूसरे बॉक्स में। अब बीच वाले जो केसेस बने वो क्या बने, या तो अब पहला था कि सारे पार्टिकल पहले बॉक्स में और दूसरे बॉक्स में 0 पार्टिकल, दूसरा बना कि एक एक तो चला गया दूसरे बॉक्स में और बचे हुए चले गए पहले बॉक्स में। इस तरह से हमारे केसेस बन गए। तो ऐसे टोटल केसेस हमारे पास कितने बनेंगे, n+1 बनेंगे। वो टोटल नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं कि टोटल नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट हमारे पास कितने बनते हैं, n+1 बनते हैं, n+1 बनते हैं हमारे पास, ठीक है। अब दो बॉक्स है हमारे पास, दो बॉक्स में कुछ पार्टिकल्स जा रहे हैं, तो एक जनरल केस अगर हम माने, टोटल अरेंजमेंट तो हमने देख ली थी कि n फैक्टोरियल हो रही थी, ठीक है। अब हमारे पास हमने उन पार्टिकल्स को दो बॉक्सेस में अरेंज करना है। तो एक बॉक्स में सपोज r, एक तो केस हो सकता है कि r पार्टिकल्स तो पहले बॉक्स में जाए और बचे हुए फिर n-r दूसरे बॉक्स में जाए। एक जनरल केस हमने ये मान लिया, ठीक है। अब उसके अंदर हमारा जो यहाँ पे कंसर्न है, वो कंसर्न हमारा क्या है कि पहले बॉक्स में कितने पार्टिकल गए, दूसरे बॉक्स में कितने पार्टिकल गए। अब उस बॉक्स के अंदर पार्टिकल्स अपने आप को किस तरह से अरेंज करते हैं वो हमारा कंसर्न नहीं है, वो कंसर्न हमारा नहीं है कि भाई पहले बॉक्स में आर पार्टिकल्स गए, अब पहला आर में से पहले कौन गया, दूसरे नंबर पे कौन गया, तीसरे नंबर पे, ये हमारे लिए मैटर नहीं करता। हमारे लिए मैटर क्या करता है कि पहले बॉक्स के अंदर कितने पार्टिकल्स गए और दूसरे बॉक्स के अंदर हमारे पास कितने पार्टिकल्स गए। तो हमारे पास पहले बॉक्स के अंदर जो भी पार्टिकल्स गए या दूसरे बॉक्स के अंदर जो भी पार्टिकल्स गए वो हमने देख लिए, ठीक है। तो अब हमारे पास जो पहले बॉक्स में आर पार्टिकल्स गए, वो आर पार्टिकल भी क्या कर सकते हैं, अपने आप को आर फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। और दूसरे बॉक्स में n-r पार्टिकल्स गए, वो n-r पार्टिकल्स भी क्या कर सकते हैं, अपने आप को n-r तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो ये जो r फैक्टोरियल और n-r फैक्टोरियल जो वेज बने, ये हमारे लिए इनका कोई भी महत्व नहीं है, कोई भी इंपॉर्टेंस इसकी नहीं है, क्योंकि हमें देखना है कि पहले बॉक्स में कितने पार्टिकल गए, दूसरे में कितने। तो ये वाली जो अरेंजमेंट्स बनी r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल, ये बनी हमारे पास मीनिंगलेस अरेंजमेंट। और हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट किसके इक्वल होती है, मीनिंगफुल अरेंजमेंट इंटू मीनिंगलेस अरेंजमेंट। ये हमारे पास क्या होता है कि टोटल अरेंजमेंट किसके इक्वल होती है, मीनिंगफुल इंटू मीनिंगलेस अरेंजमेंट। तो हमारे पास मीनिंगफुल अरेंजमेंट कितनी है वो हमें निकालना है। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी आई देख चुके थे कि टोटल हम आपस में इनको n फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। और मीनिंगलेस कितनी आ गई हमारे पास, r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल। तो यहाँ से हमारे पास मीनिंगफुल किसके इक्वल आ जाएंगी, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल, ठीक है।
और ये जो मीनिंगफुल अरेंजमेंट है, ये मीनिंगफुल अरेंजमेंट है क्या हमारे पास? मीनिंगफुल अरेंजमेंट नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट ही तो है एक मैक्रो स्टेट के अंदर। मीनिंगफुल अरेंजमेंट ही है माइक्रो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट एक मैक्रो स्टेट के अंदर। और एक मैक्रो स्टेट के अंदर कितने माइक्रो स्टेट हैं उसको हम बोलते क्या है? थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो बेसिकली थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आ गई? फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल की। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं? एनसीआर लिख सकते हैं। एनसीआर की वैल्यू भी क्या होती है? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास डब्ल्यू किसके इक्वल आ गया? एनसीआर के इक्वल आ गया। ठीक है। अब उसके बाद अगर एक मैक्रो स्टेट की हम प्रोबेबिलिटी लिखें तो मैक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास किसके इक्वल थी? मैक्रो स्टेट की हमारे पास प्रोबेबिलिटी थी number of microstate in a macrostate divided by total number of microstate in the system. That means number of microstates the thermodynamical probability W divided by total number of microstate in the system. बाइनोमियल सिस्टम मतलब आपके पास दो कंपार्टमेंट का सिस्टम है तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट n पार्टिकल्स के केस में 2 n हो गए और ऊपर बन गया W की वैल्यू आप निकाल चुके हो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई विद 1/2 तो दो इसकी प्रोबेबिलिटी जो आपकी निकल के आई मैक्रो स्टेट की वो किसके इक्वल आ गई? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू 1/2 n के इक्वल निकल के आया। और यहाँ से हम देखेंगे कि जो आपकी थर्मोडाइनमिक जो मैक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रो स्टेट है डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रही है? थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड कर रही है कि जितनी ज़्यादा थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी होगी उतनी ही ज़्यादा आपके पास क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैक्रोस्टेट। मतलब एक मैक्रोस्टेट के अंदर जितने ज़्यादा माइक्रोस्टेट होंगे उतनी ही उसकी ज़्यादा क्या होगी? थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी होगी। अब उसके बाद आता है मोस्ट प्रोबेबल एंड लीस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट्स। तो मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट कौन से होंगे और लीस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट हम कल भी डिस्कस कर चुके थे कि जैसे अब आपके पास डब्ल्यू की वैल्यू एनसीआर के इक्वल आई। ठीक है। और जो प्रोबेबिलिटी हमने लिखी यहाँ पे गलत लिख रखा है, डब्ल्यू की वैल्यू किसके इक्वल है? एनसीआर के इक्वल है। ठीक है। और पी की वैल्यू किसकी है? एनसीआर डिवाइडेड बाय 2n। तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। तो अब पी मैक्सिमम पी की वैल्यू जो आपकी मैक्रो स्टेट की कौन से मैक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी? तो हमने देखा था कि एनसीआर की वैल्यू इंक्रीज करती है, एक पीक पे जाती है और उसके बाद फिर डाउन करना शुरू कर देती है। तो जब एन आपका क्या होगा? आर की वैल्यू आपकी n/2 होगी। अगर सपोज आपका एन ईवन है, ईवन नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट एन की जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो आपके ईवन है, ईवन होगा तो मैक्सिमम जो आपको प्रोबेबिलिटी मिलेगी उस माइक्रो स्टेट की वो किसके इक्वल मिलेगी? वो मिलेगी n/2 और n/2 पे। ये कल भी डिस्कस किया था। ठीक। और लिस्ट कौन से केसेस में मिलेगी? लिस्ट मिलेगी मतलब मोस्ट तो कब मिली कि आधे पार्टिकल बॉक्स ए में गए और आधे पार्टिकल बॉक्स बी में गए। और लिस्ट कब मिलेगी? जब सारे पार्टिकल या तो बॉक्स ए में चले गए या सारे पार्टिकल बॉक्स बी में चले गए। तो सारे पार्टिकल्स बॉक्स ए में जाने और सारे पार्टिकल्स बॉक्स में बी में जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम है। और कुछ आधे पार्टिकल लगभग ए में चले गए और आधे पार्टिकल बी में चले गए, उसमें होने की प्रोबेबिलिटी आपकी मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम मोस्ट प्रोबेबल माइक्रोस्टेट कौन सा हो गया? मैक्रोस्टेट कौन सा हो गया? जब एन की वैल्यू हो गई, आर की वैल्यू होगी n/2। तो पी n/2 को पी एन को मार था ना हमारे पास, तो अब आर n/2 हो गया तो एन भी n/2 बच गया। ठीक है। तो दोनों मतलब n/2 का मतलब कि बॉक्स ए में भी n/2 पार्टिकल और बॉक्स बी में भी n/2 पार्टिकल्स। तो उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। और प्रोबेबिलिटी मिनिमम किसकी है? प्रोबेबिलिटी मिनिमम है आपकी जब आपके सारे बॉक्सेस या तो बॉक्स ए में है या फिर आपके सारे पार्टिकल्स किस में है? बॉक्स बी में है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। ठीक है। अब ये आपके पास हम लोग इसमें कर चुके हैं। आज क्या क्या डिस्कस कर लिया हमने? मोस्ट प्रोबेबल, लीस्ट प्रोबेबल, मैक्रो स्टेट डिस्कस कर लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैक्रो स्टेट डिस्कस कर ली, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन पार्टिकल इन टू बॉक्सेस ऑफ इक्वल साइज डिस्कस कर लिया। ठीक है। इससे आगे का डिस्कस नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें करेंगे। थैंक यू।
नेक्स्ट लेक्चर में भाई ये सब रिवाइज करके रखना है, ताकि जब हम आगे बढ़ें तो पुराना क्लियर हो हमें सारा। ठीक है, ठीक है भैया।